ये कैसे गहरी समंदर और अंडरग्राउंड की क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैसे रिफाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल से कितनी तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं सिंपल भाषा में। दोस्तों, आज से लगभग 6.6 करोड़ साल से भी पहले हमारी धरती के नीचे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयल की फॉर्मेशन हुआ था। आज आप जो व्हीकल पर सवार होते हैं, हो सकता है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पेट्रोल और डीजल किसी डायनासोर की फसिल से बना था। हाँ, करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर रहने वाले जीव और समंदर में रहने वाले जीव, साथ में जल और स्थल की काफी सारे पेड़ पौधे अर्थक्वेक, सुनामी आदि के कारण भूगर्भ में चला गया था और करोड़ों साल अंडरग्राउंड में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये सारे डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स की रिमेनिंग बॉडीज जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया था। साइंटिस्ट के अनुसार अब तक हमारे धरती के अंदर 1.3 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल मौजूद है। दुनिया में इतनी सारी तेल की खान यानी ऑयल माइंस रहते हुए फिर भी आने वाले 40 से 50 साल के अंदर अंडरग्राउंड में मौजूद सारे तेल की भंडार लगभग खत्म की कगार पे आ ही जाएगा। हाँ, आपने सही सुना है, 40-50 साल बाद अंडरग्राउंड में मौजूद प्रोबेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबल पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से मतलब ये होता है कि इस पेट्रोलियम को अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करने का एटलीस्ट 50% चांस रहता है। रिसर्चर्स ने पेट्रोलियम के खत्म होने का जो टाइम फिक्स कर दिया है यानी 40 से 50 साल, इसके बाद भी धरती के अंदर कुछ और पेट्रोलियम मौजूद रहेगा, लेकिन इसको निकालना काफी खर्चीला और बेहद मुश्किल साबित होगा। हालांकि ये सारी क्रूड ऑयल अंडरग्राउंड और सीबेड के नीचे एक ही जगह पे ज्यादा मात्रा में आज की तरह मौजूद नहीं मिलेगा। बदले में धरती के बहुत गहरी अंदर में पाया जा सकता है, वो भी जगह जगह में स्कैटर्ड फॉर्म में। दुनिया के सारे देश पेट्रोलियम को एनर्जी की सबसे रिलायबल सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की मैक्सिमम व्हीकल्स यानी 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स से लेके बैटल ग्राउंड में चलने वाले भारी टैंक्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स भी इस मिनरल पेट्रोलियम से चलता है। तो आप समझ सकते हैं, इसके बिना आधुनिक पृथ्वी का रोजमर्रा की जिंदगी चलने की कल्पना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जितने तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी पावर की जरूरत होते हैं, जो कोयल या इलेक्ट्रिसिटी से लिया जाता है और ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनते हैं। आपको एक अप्रोक्सीमेट डाटा प्रोवाइड करता हूं, जिससे आप पता लगा सकता है कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई में लगभग 61% कंट्रीब्यूशन है अंडरग्राउंड की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो क्या हो सकता है इस आधुनिक दुनिया की, जब कुछ ही साल बाद ये सारी रिसोर्स खत्म हो जाएगा। हम लगभग सभी ने ये जानता हूं कि हर 10 साल के बाद हर देश में पर लीटर फ्यूल प्राइस लगभग डबल हो रहा है। जैसे कि वर्तमान में अगर 100 रुपया प्रति लीटर हो तो 2030 यानी 2030 में 200 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसकी प्राइस इस अनुमान से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस तेल के बिना हमारा आज की दुनिया पूरा ही अचल है। अभी हम जानेंगे इस तेल को कैसे खान से उठाया जाता है और रिफाइन कैसे किया जाता है। इस तेल खत्म होने के बाद दुनिया में क्या असर होने वाला है। हमारे पास जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो सब बनने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तेल और नेचुरल गैस को एनर्जी की सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इवन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो भारी ट्रक से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वही ट्रक्स भी डीजल से ही चलता है। वक्त के साथ साथ फ्यूल की डिमांड बढ़ते जा रहा है और इसका कीमत भी बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल और डीजल ऐसे एक पदार्थ है जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। इसका प्राइस बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण है। इसका साथ इसका सप्लाई भी काफ़ी कम, इसलिए इसकी मांग दिन दिन बढ़ते जा रहा है। साथ साथ पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम डिपेंडेंट और जटिल प्रक्रिया, ये भी इसका प्राइस इंक्रीज का एक विशेष कारण। ये मामला ऐसे नहीं कि पेट्रोल और डीजल डायरेक्टली सीधे मिट्टी से उठाया जाता है। खासतौर पर यह सब को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से पूर्णता दिया जाता है। पेट्रोल हमको मिलता है काले और गढ़ा एक तरल पदार्थ से और इसको कहते हैं पेट्रोलियम, जो एक लैटिन वर्ड जिसका अर्थ होता है पत्थर की चट्टानों से निकला हुआ तेल, जिसको धरती के अंदर से निकाला जाता है। इस पेट्रोलियम की माइन या खदान रहता है, जिसको आप तेल के कुएं कह सकते हैं। कुएं से कच्चे तेल को निकाला जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहा जाता है, और इसमें गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन और डीजल रहता है। साथ में हेवी ऑयल और बहुत कुछ मिक्स होकर रहता है और यह सब रिफाइन करने के लिए डिफरेंट लार्जर साइज की प्लांट में ले जाया जाता है। ऐसे कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। इसके बाद ये कच्चे इम्प्योर ऑयल को बैरल की डिजाइन का बड़े मशीन में डाल के हीट दिया जाता है, जिसके कारण अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग पाइप से अलग अलग की ऑयल्स रिफाइन होकर डिफरेंट पाइप से बाहर टैंक में जमा होता है, जिसके कारण अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग पाइप से अलग अलग की ऑयल रिफाइन होकर डिफरेंट पाइप से बाहर टैंक में डिपोजिट होता है। इसमें से पेट्रोल भी एक सेपरेट टैंक में निकलता है, जो हमको क्रूड पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोल और डीजल को डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्यूरिफाई किया जाता है, जिसके कारण इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली किसी भी देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस फिक्स नहीं रहता है। अलग अलग देश में इसकी मूल्य अलग अलग है। अगर इंडिया के आसपास के देश में इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो सऊदी अरबिया या दुबई में इसका प्राइस 50 रुपीज़ से कम है। मगर कुछ देशों में इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से भी ज्यादा है। एक्चुअली किसी देश की पेट्रोलियम की माइंस की प्रोडक्शन पर ही डिपेंडेंट है इसकी प्राइस। इसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने कुछ पैसा प्रॉफिट रख के हमारे देश में सेल कर देता है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस सब मिला के हमारे देश में आते आते इसका प्राइस बढ़ जाता है। हम जिसको कच्चे तेल या क्रूड ऑयल कहता हूँ, इसको पहले समंदर के नीचे खोज किया गया था, बाद में इसको उठाने के काम शुरू किया गया था, क्योंकि इसको दुनिया की हर जगह में नहीं पाया जाता है। इस धरती की गिनी चुनी कुछ जगह ऐसा है जहाँ क्रूड ऑयल को पाया जाता है। ये सारी जगहों में से अक्सर मिडिल ईस्ट में ही ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है।
गहरी समंदर में और धरती के बहुत गहराई में यह सब पाया जाता है। समंदर के नीचे से क्रूड ऑयल को उठाने के लिए समंदर के बीच में फ्लोटिंग रिफाइनरी सेटअप किया जाता है। जब भी समंदर के निचले भाग में क्रूड ऑयल को ट्रेस किया जाता है तब यह फ्लोटिंग रिफाइनरी को आस पड़ोस की कई बड़ा चट्टानों के साथ फिक्स कर दिया जाता है, नहीं तो सी बेड के साथ पिला कर दिया जाता है उस फ्लोटिंग स्टेशन से, ताकि ये इधर उधर मूवमेंट ना कर सके। इसके बाद शुरू होता है ड्रिलिंग। ये बेसिकली ये प्रक्रिया में किया जाता है जैसे हम ट्यूबवेल की ड्रिलिंग करता हूँ। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तब तक ड्रिलिंग के काम चालू रहता है जब तक ना क्रूड ऑयल की लेवल तक पहुंचा जाए। बाद में पंप और पाइप की मदद से इस कच्चे तेल को ऊपर में उठाया जाता है। हमारी पृथ्वी में बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ ऐसी फ्लोटिंग रिफाइनरी स्थापित किया गया है, मगर क्रूड ऑयल को उठाने के लिए समंदर में बहुत सारी प्लांट्स को देखने को मिलता है। स्थल भाग में भी ड्रिलिंग के माध्यम से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। जब कच्चे तेल संपूर्ण रूप में उठाया जाता है तो अब इसको बिगर रिफाइनरी में बेच दिया जाता है। यहाँ जाने के बाद क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन शुरू होता है। इस प्रोसेस में भी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बाहर निकल के आता है। एक्चुअली हमारी दुनिया में एग्जिस्टेड सारी तरल पदार्थ की एक बॉइलिंग पॉइंट रहता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और वैसे ही कच्चे तेल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स निकाला जाती है। क्रूड ऑयल हाई टेम्परेचर में वेपराइज होकर अलग अलग टेम्परेचर की सिस्टम में पास होते हुए अलग अलग पाइप से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में निकल कर आता है। क्रूड ऑयल को जब 260 डिग्री सेल्सियस में हीटेड किया जाता है तो इसमें से डीजल निकल के आता है। 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में निकलता है केरोसिन। 110 डिग्री तापमान में नेफ्था पाया जाता है जो इंडस्ट्रीज में केमिकल प्रोडक्शंस में काम आता है, और 40 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। केरोसिन ऑयल मेनली एयरक्राफ्ट में जेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सब हमारी दुनिया के लिए सबसे जरूरी चीज है। इससे अलावा और काफी तरीके से ढेर सारे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है, जैसे कि मोम, पैराफिन, ग्लाइसरीन के साथ और भी चीजें मिलता है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने समझ गए होंगे कि कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिलता है। एक्चुअली डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब ये सारे मटेरियल्स को निकाला जाता है तब इस सब को ट्रांसपोर्ट करने का जरूरत होते हैं। इसके अलावा ये सब को लैब में टेस्ट कराना पड़ता है। बाद में अलग से पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टैक्स होता है जो उसी देशों का रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट तय करता है। इसलिए कंट्री वाइज इसकी प्राइस की वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन प्रेजेंट डेज में हम ऐसे मटेरियल्स की इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं कि इन सब की स्टॉक भी माइंस में ख़त्म होने लगा है। आने वाला वक्त में हम चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब से हमको इसकी जितना हो सके इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में टेस्ला समेत और काफ़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आया है, जिससे सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा और पेट्रोलियम का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं जल्द उसी वक्त आ जाए ताकि दुनिया की सारी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ बैटरी से ही चलने लगे। सो दैट टाइम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सोलर लाइट एनर्जी से, जिसकी वजह से हमारी धरती में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगा। एक्चुअली हमारी धरती जितना जल्द ग्रीन सोर्स से एनर्जी रिसीव करेगा, ठीक उतना जल्द ही ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल की लेवल बहुत डेवलप और एडवांस हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे चाहिए की सामग्री का दाम में बहुत गिरावट देखने को मिलेगा और हमारी धरती जल्द ही पोल्यूशन से रिकवर करना शुरू कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ऐसे अमेजिंग, मिस्टीरियस, थ्रिलफुल